स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में छत्तीसगढ़ पीएसए का 2021 का क्वेश्चन पेपर हम कवर करेंगे। साथ में रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप जुड़ना चाहते हैं मैसेज हमें कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन पेपर्स की लगभग 40 क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ। इन सभी की पीडीएफ फाइल्स विद सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे और साथ में हर एक टॉपिक के लिए आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे और डेली के डेली आपका एग्जाम होता है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शंस भी मैं बोलता जाऊंगा तो आप अपने आंसर्स पहले खुद दें। ठीक है, आप अपने आंसर्स खुद देंगे, आपको आपकी कमियों का पता चलेगा और आपको कितना आता है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, When did India join in APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में भारत कब शामिल हुआ? ऑप्शंस हैं यहाँ पे 1951, 1965, 1968 या फिर 1973। तो देखिए सबसे पहले कि आपका जो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन है ये स्थापित हुआ था 1961 में, लेकिन भारत उस समय इसका सदस्य नहीं था। भारत इसका सदस्य 1973 में बना। डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। Which of the following foreign article is not eligible for redirection in India by air? निम्न में से कौन सा विदेशी लेख भारत में हवाई मार्ग से पुनः निर्देशन का पात्र नहीं है? यानी कि भारत के भीतर अगर पुनः निर्देशन करना हो तो कौन से आर्टिकल को रीडायरेक्शन जो है वो बाई एयर नहीं दी जाएगी? लेटर्स, स्मॉल पैकेट्स, एरोग्राम्स या फिर पोस्ट कार्ड्स। और स्मॉल पैकेट के बारे में जब हम करते हैं तो ये चीज़ आती है कि भारत के भीतर अगर इसका पुनः निर्देशन करना हो तो इसको हवाई मार्ग से पुनः निर्देशित नहीं किया जाएगा। इन कनेक्शन विद फॉरेन मेल्स द इंडिकेशन पर एवन डिनोट्स। तो एक आपका और आता है सियोग्राम वाला, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट वाला, एक आपका पर एवन आता है। उसका क्या मतलब है वो आपको बताना है। सियोग्राम का याद रखना, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए यूज़ किया जाता है उस वर्ड का। तो पर एवन की यहाँ पे बात की गई है बाई एयर मेल, क्या हवाई मार्ग द्वारा। एडवाइसेस ऑफ चेंजेस ऑफ एड्रेस, पते में परिवर्तन की सूचना। एडवाइस ऑफ डिलीवरी, वितरण की सूचना, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो पर एवन का क्या मतलब होता है आपका बाई एयर मेल। तो ए ऑप्शन आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी। अ पैक कंटेनिंग विच ऑफ फॉलोइंग आइटम्स शुड बी लेबल्ड ग्रीन? निम्न में से किस वस्तु के पैक पर हरे रंग का लेबल होना चाहिए? ऑप्शंस आपके पास फ्रेजाइल आर्टिकल्स, लाइव बीज, मेडिसिन या फिर फैटी सब्सटेंसेस दैट डोंट लिक्विफाई। कोई भी नाजुक वस्तु है तो होना चाहिए आपका ग्रीन लेवल। जीवित मधुमक्खियां आप किसी भी आर्टिकल के अंदर भेज रहे हैं तब होना चाहिए। दवाइयां या फिर बसायुक्त पदार्थ जो द्रवीभूत नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आपके पास जब भी कोई ज़रूरी दवाई भेजते हैं तो उसके पैक के ऊपर क्या लगाते हैं? ग्रीन कलर का लेबल लगाते हैं। लाइट ग्रीन का होता है ये, ठीक है। और उसके ऊपर एक आपका सिंबल बना होता है सांप की तरह, वो भी आपको याद रखना है। और उसके ऊपर वर्डिंग लिखी होती है मेडिसमेंट अर्जेंट, और साथ में उसका जो साइज़ वगैरह है वो भी आप एक बार चेक कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट आर दी पोस्टेज चार्जेस फॉर एरोग्राम? एरोग्राम के लिए जो डाक शुल्क है वो कितना लिया जाता है? 6 रुपये, 12 रुपये, 10 या फिर 15 रुपये? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा आपके पास डी, 15 रुपये आपसे लिए जाते हैं। इफ अ फॉरेन आर्टिकल इज एड्रेस्ड पोस्ट रेस्टेंट फॉरम बिच और डे वेयर हाउसिंग चार्जेस बी लीव्ड? तो यदि किसी वस्तु को एज ए पोस्ट रेस्टोरेंट आर्टिकल की तरह संबोधित किया गया हो तो कौन से दिन से उसके ऊपर वेयर हाउसिंग या फिर माल गोदाम प्रभार जिसे कहा जाता है वो लगना शुरू हो जाएगा? तो ऑप्शन है आपके पास 31st डे, 31वें दिन के बाद, 21st डे या फिर 8th डे या फिर 15th डे। तो 8वें दिन से उसके ऊपर जो आपके चार्जेस हैं वेयर हाउसिंग वाले वो लगने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी भी पोस्ट रेस्टोरेंट आर्टिकल के ऊपर वेयर हाउसिंग चार्जेस लिए जाएंगे एड्रेसिस से तो वो कौन से दिन से काउंट किए जाएंगे? उस आर्टिकल को डाकघर में रोक के रखने के 7वें दिन के बाद, यानी कि 8वें दिन से वो शुरू कर देंगे। तो जब एड्रेस ही लेने आएगा तो उससे वो लिए जाएंगे। और पोस्ट रेस्टोरेंट आर्टिकल क्या होता है पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। यूज ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड फॉर एड्रेसिंग कम्युनिकेशन टू फॉरेन कंट्रीज एक्सेप्ट भूटान, नेपाल और बांग्लादेश इज ट्रीटेड एज। तो यहाँ पे भूटान, नेपाल और बांग्लादेश को छोड़कर यदि आप विदेशों को संचार भेजने के लिए अंतर्देशीय पत्र कार्ड का प्रयोग करते हैं तो क्या किया जाएगा, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। इनसफिशिएंटली पेड, अपर्याप्त भुगतान वाला माना जाएगा, अनपेड माना जाएगा, पार्सल या फिर इनलैंड लेटर कार्ड उसको माना जाएगा।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको इनसफिशिएंटली पेड लेटर माना जाता है। तो यहाँ पे आपके पास जिस तरह से क्वेश्चन में ऑप्शन थी उस हिसाब से तो यहाँ पे ग्रेस मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि अपर्याप्त भुगतान तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। कि अपर्याप्त भुगतान वाले अगर पत्र होते तब वो सही होता कि आपके जो लेटर्स होते हैं बिना भुगतान या आधे अधूरे भुगतान वाले, उसकी तरह से ट्रीट किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। यह ध्यान रखना, इनसफिशिएंटली पेड लेटर, आधे अधूरे भुगतान वाले पत्र की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। Which of the following cannot be accepted at printed paper rate in foreign post? निम्नलिखित में से किसे विदेशी डाक में मुद्रित कागज की दर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है? ऑप्शंस आपके पास फोटोकॉपीज, impressions obtained by utilizing computer printers, manuscripts of works or for newspapers, impressions obtained by utilizing टाइपराइटर ऑफ एनी टाइप। क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास डी, इंप्रेशंस ऑब्टेन्ड बाय यूटिलाइजिंग टाइपराइटर ऑफ एनी टाइप। तो आप अगर टाइपराइटर का यूज़ करके किसी भी प्रकार की कोई शार्प है या रिटन है वो आप इसमें प्रिंटेड पेपर्स में नहीं भेज सकते हैं, उसके ऊपर जो चार्जेस लिए जाएंगे वो प्रिंटेड पेपर वाले लागू नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेशन इज परमिटेड ऑन कंटेंट ऑफ स्मॉल पैकेट इन फॉरेन पोस्ट? विदेशी डाक में जो स्मॉल पैकेट होते हैं उसकी सामग्री पर कौन कौन से निर्देशों की अनुमति है? यानी कि आप उसमें देखिए, अब रिटर्न तो कुछ भी नहीं भेज सकते हैं या प्रिंटेड कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों की आपको परमिशन है वो हो सकती हैं। और यहाँ पे ऑप्शंस में वही पूछा गया क्या क्या होंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स, सामान की पंजीकरण संख्या, ट्रेडमार्क्स, एड्रेस ऑफ सेंडर या फिर ऑल दी अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा डी, ये आपके हमेशा परमिसिबल होते हैं। आप ये वाली चीज़ें जो है हमेशा लिख सकते हैं, आपको कभी भी रोका नहीं जाएगा इस चीज़ के लिए कि आप उसमें जो सामान भेज रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हैं, ट्रेडमार्क या फिर जो आपका एड्रेस है उसका सेंडर का वो लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको परमिट हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। The post office is not liable for loss of registered article if the sender has not made an inquiry within। प्रेषक इस निर्धारित अवधि के भीतर यदि पंजीकृत वस्तु के लिए पूछताछ नहीं करता है तो डाकघर उसके नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। फॉरेन पोस्ट का क्वेश्चन है, अ पीरियड ऑफ 3 years, अ पीरियड ऑफ 1 year या फिर अ पीरियड ऑफ 18 months या फिर अ पीरियड ऑफ 1 month। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आएगा आपके पास भी, 1 वर्ष की अवधि के भीतर अगर जो आपका प्रेषक है या एड्रेसी अब उस चीज़ के बारे में इंक्वायरी नहीं करता है तो पोस्ट ऑफिस उसके नुकसान के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। बट इस फुल फॉर्म ऑफ RICT की फुल फॉर्म आपको बतानी है, रूरल इंस्टेंट एंड कॉमन टेक्नोलॉजी, रूरल इंडियन कंट्री टेक्नोलॉजी, रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिटी टर्मिनल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। FSI with reference to IT modernization project of Department Post means, डाक विभाग की IT आधुनिकरण परियोजना के संदर्भ में FSI का क्या अर्थ है? ऑप्शंस आपके पास, फास्ट सिस्टम इंटीग्रेटर, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, उसके बाद आपके पास फाइनेंस सर्विस ऑफ इंडिया पोस्ट या फिर फाइनेंस सेक्टर इंटीग्रेटर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, प्राइमरी डाटा सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज लोकेटेड है। डाक विभाग का प्राथमिक डाटा केंद्र कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली, मैसूर, बेंगलोर या फिर नवी मुंबई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास नवी मुंबई में ये स्थित है। और कब से स्थित है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी देख लेना। बट इज मीनिंग ऑफ IPVS विद रेफरेंस टू CSI? IPVS का क्या अर्थ है CSI के संदर्भ में? ऑप्शन है आपके पास, इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम IP वर्चुअल सर्वर या फिर इंडिया पोस्ट वर्टिकल स्कीम, इंडिया पोस्ट व्हीकल सिस्टम। क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम IPVS का क्या अर्थ है? अब देखिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको 10-10 IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो 400 के करीब क्वेश्चंस आपके बनेंगे। अगर उसमें 100 क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं तब भी आपके पास 300 क्वेश्चंस बनते हैं और वो 300 क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना। वो 10 मार्क्स हैं आपके, उसी में से आपके नेक्स्ट ईयर में पूछा जाएगा। Which module is used to maintain accounting in CSI SAP application? CSI SAP एप्लीकेशन में लेखांकन बनाए रखने के लिए किस मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है? बैक ऑफिस मॉड्यूल, IPVS मॉड्यूल, DPMS मॉड्यूल या फिर F&A मॉड्यूल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा डी, F&A मॉड्यूल, फाइनेंस एंड अकाउंट मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है।
बट इस पर्पज ऑफ ईसीएमएस इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग में ईसीएमएस का क्या उद्देश्य है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये ध्यान रखना पूछी जाती है। फॉर स्कैनिंग ऑफ मेल्स इन डिलीवरी ऑफिस, वितरण कार्यालय में मेल की स्कैनिंग के लिए। फॉर अकाउंट ओपनिंग इन फनेकल या फिर फनेकल में खाता खोलने के लिए। फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन मकैमिश या फिर मकैमिश में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। फॉर ई पेमेंट मॉड्यूल इन पोस्ट ऑफिसेज, डाक घर में ई भुगतान मॉड्यूल के लिए। तो यहाँ पे इसका जो उद्देश्य है वो क्या है आपके पास? फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन मकैमिश, मकैमिश में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का उद्देश्य है, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। डीआरसी अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट रेफर्स टू आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के तहत डीआरसी किसको संदर्भित करता है? कभी एफएसआई पूछा जाता है, कभी डीआरसी पूछा जाता है, कभी सीएसआई पूछा जाता है, कभी आरएसआई पूछा जाता है। ये पूछे जाते हैं हर एक क्वेश्चन पेपर में। ये 2 या 3 क्वेश्चन है जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? डिजास्टर रिकवरी सेंटर, और ये कहाँ पर है? ये भी पूछा जाता है। उसके बाद डाटा रिकवरी सेंटर, डाटा रिकॉर्डिंग सेंटर या फिर डायनेमिक रिकवरी सेंटर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा डिजास्टर रिकवरी सेंटर। डीएसआर की डीआरसी की फुल फॉर्म की बात करें, डिजास्टर रिकवरी सेंटर हो जाएगी। बट इज द एम ऑफ चेंज मैनेजमेंट सील ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का एक स्ट्रीम था चेंज मैनेजमेंट, उसका क्या उद्देश्य था? ऑप्शन है आपके पास, चेंजिंग दी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो जितने भी उत्पाद और सेवाएं थी उनको चेंज करना, उनको बदलना। ट्रेनिंग टू ऑल एम्प्लॉइज ऑफ इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। उसके बाद चेंजिंग टू ऑल ओल्ड हार्डवेयर, जितना भी पुराना हार्डवेयर था, सामान था, वो चेंज करना। उसके बाद चेंजिंग अकाउंटिंग ऑफ इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक का लेखा बदलना। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा बी, ट्रेनिंग टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ये क्या था? आधुनिकीकरण था, नई नई चीज़ें उसमें डिपार्टमेंट में शामिल होनी थी या मॉडर्नाइजेशन उसकी करनी थी, उसमें कुछ अपडेशन होनी थी, तो उस नए वातावरण में सभी इफेक्टिवली काम कर सकें, इसके लिए क्या था? चेंज मैनेजमेंट था। उसमें क्या था? जितने भी आपके कर्मचारी थे डाक विभाग के विद आपके जीडीएस सहित, उनको सभी को प्रशिक्षण देना ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। एसएसओ इन कोर सिस्टम इंटीग्रेटर अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट रेफर्स टू, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के तहत कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में एसएसओ का क्या अर्थ है? सिंगल साइन ऑफ, सिंगल साइन ऑन या फिर सिंगल स्टॉप सोल्यूशन या फिर सेविंग स्कीम ऑपरेशंस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा सिंगल साइन ऑन, बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, बट इज टोल फ्री इंक्वायरी हेल्पलाइन नंबर ऑफ इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक का टोल फ्री पूछताछ हेल्पलाइन नंबर जो है ये क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपके पास सी 180026666868। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ध्यान रखना इसको पूछा जाता है। पोस्टिंग ऑफ विल मेल सर्विस बी पोस्टेड बाई अ सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर एट लीस्ट वंस इन डेज अंडर दिस सर्विस। बिल मेल सेवा के तहत ग्राहकों को कितने दिन में कम से कम एक बार पोस्ट की जाती है? 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज या फिर 90 डेज। क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा 90 डेज में कम से कम एक बार पोस्ट करने की सुविधा मिल जाती है। दी टर्म ऑफ ग्राम प्रिया पॉलिसी इन आरपीएलआई, आरपीएलआई में जो ग्राम प्रिया शब्द है किस टर्म की पॉलिसी के लिए, यानी कि कितनी अवधि वाली जो आपकी आरपीएलआई पॉलिसी होगी उसके लिए यूज़ किया जाएगा? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 या फिर 20 वर्ष। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा बी, 10 वर्ष वाली जो होती है उसको क्या कहा जाता है? ग्राम प्रिया कहा जाता है। बट इज द फीस फॉर ट्रांसफर ऑफ मंथली इनकम स्कीम अकाउंट फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर, मासिक आय योजना खाते को एक डाकघर से दूसरे डाकघर में स्थानांतरित करने के लिए क्या शुल्क लिया जाएगा? ऑप्शन आपके पास 50 रुपये प्लस जीएसटी, उसके बाद 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी, 200, 300 प्लस जीएसटी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा बी, 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपसे लिया जाएगा। बट इज द मिनिमम अमाउंट प्रेस्क्राइब्ड फॉर ओपनिंग ऑफ न्यू पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को खोलने के लिए निर्धारित जो न्यूनतम राशि क्या है? 500 रुपीज़, 150 या फिर 1000। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ए, सेविंग और पीपीएफ अकाउंट को खोलने के लिए सेम आपकी न्यूनतम राशि है 500 रुपये, और इसमें जो मैक्सिमम है फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट कर सकते हैं वो 1.5 लाख रुपये। वो एसएसए और पीपीएफ का सेम है, और इसमें 50 रुपये के, जब आपने अकाउंट खुलवा लिया उसके बाद आप 50 रुपये के मल्टीपल में इसमें जमा कर सकते हैं, वो भी आपका सेम एसएसए की तरह।
अगले क्वेश्चन की बात करें, बट विल बी द रिवेट ऑन एडवांस डिपॉजिट ऑफ 12 मंथ्स इन आरडी अकाउंट फॉर डिनोमिनेशन ऑफ ₹100। आरडी खाते में 100 रुपये मूल्य वर्ग के 12 महीने के अग्रिम जमा पर आपको कितनी छूट मिलेगी? तो 100 रुपये के मूल्य वर्ग पर आपको बताना है 20 रुपये, 80 रुपये, 120 रुपये या फिर 40 रुपीज़। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा बी, 40 रुपीज़ की छूट आपको मिलती है। हाउ मच फी विल बी चार्ज फॉर अल्ट्रेशन इन एड्रेस और प्लेस ऑफ पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ रेमिटर? प्रेषक के अनुरोध पर मनी ऑर्डर के पते या भुगतान के स्थान में परिवर्तन करने के लिए कितना शुल्क लिया जाएगा? दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। अगर जो रेमिटर है वो चाहता है पेई का नाम चेंज करना, यानी कि जिसके लिए मनी ऑर्डर भेजा है उसी का नाम वो चेंज करना चाहता है। दूसरी है हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछी गई है कि अगर वो इसमें आपके पते का परिवर्तन करना चाहता है या फिर वो ऑफिस ऑफ पेमेंट जो था उसको चेंज करना चाहता है तो क्या चार्जेस लिए जाएंगे? ऑप्शन है आपके पास डबल ऑफ मनी ऑर्डर कमीशन, इक्वल टू मनी ऑर्डर कमीशन, नो एडिशनल फी विल बी चार्ज, या फिर हाफ ऑफ मनी ऑर्डर कमीशन। क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा सी, नो एडिशनल फी विल बी चार्ज। तो जब भी आपके मनी ऑर्डर के पते में परिवर्तन होता है तो कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं, लेकिन जब भी आपको प्राप्त करता है कि पेई के नाम में चेंज करनी है तो ऐसी स्थिति में आपसे मनी ऑर्डर कमीशन जो पहले लिया गया है उसी के बराबर दोबारा से लिया जाएगा। कोमेमोरेटिव स्टैम्प्स आर नोट इशूड इन हुज मेमोरी? स्मारक जो टिकटें होती हैं किसकी स्मृति में इनको जारी नहीं किया जाता है, किसकी याद में इनको जारी नहीं करते हैं? इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कोई भी महत्वपूर्ण घटनाएं या प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज इन वेरियस फील्ड्स, विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख व्यक्तित्व, एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर या फिर प्रकृति के पहलू प्रेजेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या फिर डाक विभाग के वर्तमान महानिदेशक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी, डाक विभाग के जो भी वर्तमान महानिदेशक हैं उनकी याद में आपके कमेमोरेटिव स्टैम्प्स को इशू नहीं किया जाता है। बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है या फिर कोई भी प्रमुख व्यक्तित्व है या प्रकृति के पहलू, उनके लिए स्मारक टिकटों को इशू किया जा सकता है। बड़ी सी ब्रांड नेम फॉर पर्सनलाइज्ड शीट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ इंडिया पोस्ट? भारतीय डाक के डाक टिकटों की व्यक्तिगत शीट का ब्रांड नेम क्या है? ऑप्शन है आपके पास नैन्य था, माई स्टैम्प, उसका स्पर्श है, या फिर दीनदयाल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? माई स्टैम्प, जो आप खुद के लिए स्टैम्प बनवा सकते हैं। आपको पता है माई स्टैम्प आप बनवा सकते हैं। कॉस्ट क्या रहती है? 300 रुपीज़ की आपकी एक शीट बनती है जिसमें 12 आपकी स्टैम्प्स होती हैं और हर एक स्टैम्प का मूल्य कितना होता है? 5 रुपये होता है। और रिवेट वगैरह का भी ध्यान रखना, कितना मिलता है, किसको मिलता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What is minimum limit age at entry for plans under AEA सुमंगल ऑन नेक्स्ट बर्थडे? आपकी जो ये एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस जिसको सुमंगल कहा जाता है, एंट्री करने के लिए जो एज की बात की गई है 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 21 ईयर्स या फिर 35 ईयर्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा बी, 19 ईयर्स, 19 वर्ष। What will be the compensation amount in case of delay in delivery of speed post article? स्पीड पोस्ट ले के वितरण में देरी होने पर क्या मुआवजा दिया जाता है? 100 रुपीज़, नो कंपनसेशन, 500 या फिर पोस्टेज चार्जेस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आएगा आपके पास डी, पोस्टेज चार्जेस। जो भी डाक शुल्क आपने दिया आपको वही मिलेगा, लेकिन अगर स्पीड पोस्ट आपकी गुम हो जाती है, चोरी हो जाती है या नुकसान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या मिलता है? डबल दी स्पीड पोस्ट चार्जेस या फिर 1000 रुपीज़, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको मिलेगा। इफ अ वैल्यू पेबल आइटम हैज़ बीन refused unclaimed by recipient, what will be done to the money order form attached with it? यदि प्राप्तकर्ता द्वारा किसी मूल्य वस्तु को अस्वीकार या लावारिस कर दिया जाता है कि अब वो नहीं लेना चाहता है तो उसके साथ जो मनी ऑर्डर संलग्न होगा, उसके साथ जो मनी ऑर्डर आया होगा उसको कैसे किया जाएगा, निपटान उसका कैसे होगा? रिटर्न बैक टू सेंडर, प्रेषक को वापस भेजा जाएगा। होल मनी ऑर्डर फॉर्म विल बी फाइल्ड इन ऑफिस, या फिर ऑफिस में कार्यालय में पूरा मनी ऑर्डर फाइल किया जाएगा, उसको रख लिया जाएगा संभाल के। डिस्ट्रॉयड बाई फायर, या फिर आग से नष्ट कर दिया जाएगा, या फिर अपर पोर्शन ऑफ मनी ऑर्डर फॉर्म विल बी डिस्ट्रॉयड एंड लोअर पोर्शन विल बी फाइल्ड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा डी, मनी ऑर्डर फॉर्म का ऊपरी हिस्सा नष्ट कर दिया जाएगा और निचले हिस्से को फाइल किया जाएगा। What is the preservation period of nominal roll? नॉमिनल रोल की परिरक्षण अवधि क्या है? तो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है? तो प्रिजर्वेशन पीरियड वाले दो क्वेश्चन जरूर हर एक क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। एक तो पक्का ही आएगा, लेकिन कहीं कहीं दो भी आ रहे हैं, तो आप इनको जरूर कर लेना। नॉमिनल रोल जो है उसकी यहाँ पे परिरक्षण अवधि हमें बतानी है। 1 वर्ष परमानेंट है, 3 वर्ष या फिर 10 वर्ष के लिए रखा जाता है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा बी, परमानेंट रिकॉर्ड है, ये स्थायी रिकॉर्ड है। Whenever a voucher is wanting, a remark should be written by sub account assistant on the daily account
एंड अ नोट ऑफ रेगुलरिटी शुड आल्सो बी मेड इन। तो यहाँ पे क्या बोला गया, जब भी कोई बाउचर चाहिए तो आपका जो उप अकाउंट सहायक होता है वो दैनिक खाते पर इसकी टिप्पणी करता है और इस अनियमितता को कहाँ पे दर्ज करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास ऑर्डर बुक, उसके बाद आपके पास ट्रेजरर कैश बुक, एरर बुक है, उसके बाद एचओ कैश बुक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा सी, एरर बुक आ जाएगा, त्रुटि पुस्तिका में करेगा। Subsequent deposit in Sukanya Samriddhi account may be made till completion of from the date of opening of account only। सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के की तारीख से कितने वर्ष पूरे होने तक उसमें आगामी जमा किया जा सकता है। उसके ऑप्शंस हैं आपके पास 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 21 ईयर्स या फिर अप टू डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, 15 ईयर्स तक आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, बट इज द रेट ऑफ जीएसटी विच आज, तो यहाँ पे एसबी ऑर्डर की बात की गई है, लेकिन अभी तक भी ये सेम है कि आपके जो भी आपने जैसे खाते का हस्तांतरण करवाना है या फिर उसको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, उसमें प्लेज आपको करवाना है, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर जो जीएसटी लगती है वो कितनी लगती है, 18% लगती है। इफ़ द रेगुलर अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ ट्रेन इज इनएडिक्वेट फॉर द कैरेज ऑफ ऑल मेल्स हु इज़ ऑथराइज्ड फॉर सच एक्स्ट्रा अकोमोडेशन, यदि किसी रेलगाड़ी में आपको उपलब्ध करवाया गया जो नियमित आवास है जिसमें आप डाक का वहन करते हैं, यानी कि आप डाक को भेजते हैं, वो अपर्याप्त है, डाक रखने में मुश्किल हो रही है, तो अतिरिक्त आवास प्रदान करने के लिए कौन अधिकृत है, किसको करेंगे आप। ऑप्शन है आपके पास सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड रिकॉर्ड ऑफिस या फिर मेल एजेंट मेल गार्ड इन चार्ज ऑफ अ ट्रांजिट सेक्शन। क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा मेल एजेंट मेल गार्ड इन चार्ज ऑफ ट्रांजिट सेक्शन, परिवहन अनुभाग के प्रभारी मेल एजेंट या मेल गार्ड कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ द होल्डर लूजेस हिज मेटल टोकन ही मस्ट इमीडिएटली रिपोर्ट द फैक्ट टू दी, यदि धारक अपना धातु टोकन खो देता है तो इसे तुरंत किस तथ्य की सूचना जो है किसे देनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है आपका जो मेटल टोकन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे इसका रिकॉर्ड जो है वो आपके रिकॉर्ड ऑफिस में रखा जाता है, तो कहाँ पे इसकी शिकायत करनी चाहिए अगर ये गुम हो जाए, रिकॉर्ड ऑफिसर को, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को, सुपरिटेंडेंट को या फिर इंस्पेक्टर पोस्ट को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ए, रिकॉर्ड अधिकारी को इस चीज़ के बारे में आगाह करना चाहिए, सूचना देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, दी फॉरम M42 फॉर ट्रांजिट सेक्शन एंड M43 फॉर मेल ऑफिसेज यूज्ड। आपके ट्रांजिट सेक्शन के लिए फॉरम नंबर M42 और डाक कार्यालयों के लिए फॉरम नंबर M43 का यूज़ क्यों किया जाता है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। टू प्रिपेयर एरर रिपोर्ट, त्रुटि रिपोर्ट तैयार करने के लिए, टू प्रिपेयर मेल एब्स्ट्रैक्ट, डाक सार तैयार करने के लिए, उसके बाद आपके पास टू प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ मिस सेंट बैग्स, गुम हुए बैगों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए, या फिर टू प्रिपेयर मेटल टोकन स्टॉक, धातु टोकन स्टॉक को तैयार करने के लिए। क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, बी। आपके जो डाक सार होते हैं उनको तैयार करने के लिए ट्रांजिट सेक्शन में फॉरम नंबर M42 और मेल ऑफिस में फॉरम नंबर M43 का यूज़ किया जाता है। हाउ टू ट्रीट आर्टिकल्स एड्रेस्ड इन इंडियन लैंग्वेज इंटेंडेड फॉर डिस्पैच अब्रोड। तो यहाँ पे अगर विदेशों को भेजने के लिए किसी भारतीय भाषा में लिखे हुए लेख को प्राप्त किया जाता है तो क्या किया जाएगा, यानी कि फॉरेन कंट्री को उसको भेजा जाना है लेकिन उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा गया है वो इंडियन लैंग्वेज में लिखा गया है, तो कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा। नो एक्शन रिक्वायर्ड, जैसे का तैसे उसको भेज दिया जाएगा। रिटर्न टू सेंडर फॉर ट्रांसक्रिप्शन, या फिर उसमें ट्रांसक्रिप्शन के लिए उसमें ऊपरी ले के लिए आपके सेंडर को वापस भेजा जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन इन फ्रेंच शुड बी एडेड, या फिर फ्रेंच भाषा में उसके साथ ट्रांसक्रिप्शन जोड़ी जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन इन इंग्लिश शुड बी एडेड, या फिर इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन उसमें जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास डी, ट्रांसक्रिप्शन इन इंग्लिश शुड बी एडेड, उसमें इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन जोड़ा जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से बाहर फॉरेन कंट्री में समझ आ सके। How much test checks and of credits and debits in each bill shall be checked by another senior and experienced official in the office of account। अकाउंट कार्यालय में किसी अन्य वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी द्वारा प्रत्येक बिल में क्रेडिट और डेबिट की कितनी नमूना जांच की जानी चाहिए। ऑप्शन है 5%, 10%, 20% या फिर 25%। तो इतना श्योर नहीं है मुझे आंसर, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है 20% होना चाहिए। आपको कुछ और लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और बाद में मुझे भी कहीं अगर इतना कन्फर्म हो गया तो मैं भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दूंगा, आप कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक कर लेना। इफ़ अ फ्रैंक्ड आर्टिकल इज फाउंड इन लेटर बॉक्स, यदि लेटर बॉक्स में फ्रैंक किया हुआ लेख मिलता है तो कैसे उसके साथ ट्रीट किया जाएगा। इट शुड बी रिटर्न टू सेंडर, इसे सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। इट शुड बी ट्रीटेड एज अनपेड, इसको अनपेड माना जाएगा। या पुलिस केस टू बी रजिस्टर्ड, पुलिस केस दर्ज करना चाहिए। या फिर फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस टू बी कैंसल्ड, या फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा बी, इट शुड बी ट्रीटेड एज अनपेड एंड ट्रांसमिट टुवर्ड्स एड्रेसी। इसको अनपेड माना जाएगा और वितरण के लिए आपके जो भी प्राप्त करता है उसको भेज दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगली लाइन जो मैंने बोली कि इसको फिर क्या किया जाएगा, अनपेड तो चलो मान लिया, उसके बाद क्या किया जाएगा, क्या प्रेषक को लौटाया जाएगा, क्या एड्रेसी को भेजा जाएगा, आरएलओ को भेजा जाएगा, या फिर ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में डिटेन करके रखा जाएगा। तो इसको एड्रेसी को भेजा जाता है ताकि इसका वितरण किया जा सके। How to deal with the customer appearing in post office for refund the value of unused items of postage stamps। डाक टिकटों की अप्रयुक्त वस्तुओं के मूल्य की वापसी के लिए डाकघर में आने वाले ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, पोस्ट ऑफिस में आ रहे हैं लेकिन वो अपने साथ पोस्टेज स्टैंप्स ला रहे हैं जो यूज़ नहीं हुई है, वो चाहता है कि उनको उस पोस्टेज स्टैंप्स के लिए रिफंड किया जाए, वो पोस्टेज स्टैंप्स दे और उनके लिए पैसे उनको दे दिए जाएँ। रिफंड वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैंप्स, तो यहाँ पे उसको रिफंड कर दिया जाएगा। एक्सचेंज विद अदर वैल्यूएबल आइटम्स, या फिर दूसरे किसी सामान के साथ उसको एक्सचेंज किया जा सकता है। नॉर्मली रिफंड नॉट अलाउड, या फिर रिफंड जो है वो अलो नहीं है। ओनली पोस्ट कार्ड कैन बी एक्सचेंज, केवल पोस्ट कार्ड के साथ आदान प्रदान किया जा सकता है। जहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा नॉर्मली रिफंड नॉट अलाउड, आपको रिफंड नहीं मिलता है। नॉर्मली ऐसा होता है, आप अगर चाहते हैं कि आपने अनयूज्ड आइटम्स हैं, आपके पास कोई भी पोस्टल स्टैंप्स हैं या फिर पोस्टल स्टेशनरी के, तो आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, उसके रिफंड के लिए आपको नहीं मिलेगा। नॉर्मली आप उसको नहीं दिया जाता है, वो यानी कि उसको वापस नहीं लिया जाएगा। एक बार बेच दिया गया, उसको सेल कर दिया गया, तो उसके बाद उसके वापस के लिए कुछ नहीं है। बट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ अ लेटर, तो इनलैंड में बात करें यानी कि आपके हम अंतर्देशीय की बात करें या फिर फॉरेन की बात करें, विदेशी की बात करें, फॉर लेटर का पार्सल का वजन जो है वो सेम रहता है। पत्र का अधिकतम वजन क्या हो सकता है, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 या फिर 15 किलोग्राम। क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा आपके पास ये 2 किलोग्राम मैक्सिमम वेट इसका हो सकता है। Which of the following is not exempted in connection with blind literature पैकेट, निम्न में से किस चीज़ के लिए अंध साहित्य पैकेट में अब छूट प्राप्त नहीं है। आपको पता है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में क्या मिलता है, आपको उसमें कुछ एक छूट मिलती है कि आपको पैसे नहीं देने उस चीज़ के लिए। तो हमें बताना है कौन सी चीज़ के लिए आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। पोस्टेज चार्ज है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है, फ़ी फॉर एक्नोलेजमेंट है, या फिर एयरमेल चार्ज है। तो जब भी आपके अंध साहित्य पैकेट को बाई एयर ट्रांसमिट उसको करना हो, ऐसी स्थिति में आपको एयरमेल चार्जेस जो है हवाई डाक शुल्क जो है वो देना पड़ेगा। बाकी इसमें पोस्टेज चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फ़ी, फ़ी फॉर एक्नोलेजमेंट, ये सारी चीज़ों के लिए आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। Which of the following articles can be transmitted by air without any additional charge, निम्न में से कौन सी वस्तु बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई मार्ग से प्रेषित की जा सकती है। पार्सल अप टू 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम तक का पार्सल, फर्स्ट क्लास मेल्स, प्रथम श्रेणी की मेल, बुक पैकेट्स कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, या फिर पत्रिकाओं वाले बुक पैकेट, पैटर्न एंड सैंपल पैकेट, पैटर्न और नमूना पैकेट। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा बी, फर्स्ट क्लास मेल आर्टिकल्स प्लस जो मनी ऑर्डर्स होते हैं इनको आपका एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है, वो भी मुफ्त बिना किसी हवाई शुल्क के, ठीक है, जहाँ पर भी पॉसिबल हो भारत के भीतर। इफ अ पोस्टल आर्टिकल हैज़ वंस बीन टेंडर टू द एड्रेसी बाई पोस्ट ऑफिस, यदि एक बार डाक लेख डाक घर द्वारा प्राप्तकर्ता को प्रस्तुत कर दिया गया हो, इट विल नॉट बी रीडायरेक्टेड टू हिज एड्रेस एल्सवेयर, इसको उसके एक पते पर कहीं और पुनः निर्देशित नहीं किया जाएगा। इट मे बी रीडायरेक्टेड टू द एड्रेस एल्सवेयर, या फिर इसे कहीं और उसके पते पर पुनः निर्देशित किया जा सकता है। इट मे बी सेंड टू रिटर्न लेटर ऑफिस, इसे आरएलओ को भेज दिया जाएगा। इट मे बी केप्ट इन डिपॉजिट, या फिर इसको डिपॉजिट में रखा जाएगा। क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा आपके पास से इट विल नॉट बी रीडायरेक्टेड टू हिज एड्रेस एल्सवेयर, इसको उसके पते पर कहीं और पुनः निर्देशित नहीं किया जाएगा। सुजेशन एंड कंप्लेंट बुक इज अवेलेबल एट, तो आपकी सुझाव और शिकायत पुस्तिका जो होती है कहाँ पर उपलब्ध होती है। ऑप्शन आपके पास हेड पोस्ट ऑफिस ओनली, ब्रांच पोस्ट ऑफिस ओनली, ऑल पोस्ट ऑफिस, या फिर सब पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा आपके पास सी, सभी डाक घरों में ही उपलब्ध होती है, चाहे वो बीओ हो, एसओ या फिर एचओ, सभी में ही उपलब्ध रहेगी। इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम एड्रेसी ऑथराइजिंग द पोस्ट ऑफिस to deliver articles to persons other than themselves should be treated as lapsed after a time limit of, अपने अलावा अन्य व्यक्तियों को लेख वितरित करने के लिए डाकघर को अधिकृत करने वाले प्राप्तकर्ता से प्राप्त निर्देश किस समय के बाद उनको व्यक्तिगत माना जाएगा, कितने समय के बाद वो समाप्त हो जाएंगे। 2 तरह की इंस्ट्रक्शन आपका एड्रेसी पोस्ट ऑफिस को दे के जाता है, एक चेंज इन एड्रेस,
दूसरा, अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अपने आर्टिकल्स लेने के लिए अधिकृत करना। पोस्ट ऑफिस को अधिकृत करता है कि उसके आर्टिकल्स जो भी होंगे उसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को दिए जाएं। तो ये दो तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। पहले जो चेंज वाली है कि अपना एड्रेस वो चेंज कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जहाँ से वो जा रहा है, ठीक है, जिस जगह को वो छोड़ के जा रहा है और दूसरी जगह जहाँ पे वो जाएगा नई जगह, उन दोनों जगहों के जो पोस्ट ऑफिस होंगे वहाँ पर ये आपकी इन्फॉर्मेशन देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा कि उसके आर्टिकल्स या उसकी फैमिली के जो भी आर्टिकल्स आएंगे अब उनको कैसे रीडायरेक्ट करना है, कैसे उनका निपटान करना है। दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, ये वाली इंस्ट्रक्शंस कितने समय तक रहेंगी, 3 ईयर्स, 9 मंथ्स, 3 मंथ्स या फिर 1 वीक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ए, 3 ईयर्स। और दूसरी जो चेंज इन एड्रेस वाली हैं वो 3 महीने के बाद लैप्स हो जाती हैं, उसके बाद उसको दोबारा देनी पड़ेंगी। What is the maximum weight limit of a book packet containing periodicals? पत्रिकाओं वाले बुक पैकेट की अधिकतम भार सीमा क्या है? ऑप्शन है आपके पास, नोट मोर देन 4 किलोग्राम, नोट मोर देन 5 किलोग्राम, नोट मोर देन 7 किलोग्राम या फिर नोट मोर देन 10 किलोग्राम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा नोट मोर देन 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। उसका सैंपल और पैटर्न पैकेट को ध्यान रखना है, ये बार बार पूछा जाता है। 2 किलोग्राम से अधिक वजन इसका नहीं होगा। और ब्लाइंड लिटरेचर का तो आपको पता ही है, 7 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। Nothing may be attached to postcard but is not an exception to this statement. पोस्ट कार्ड के साथ कुछ भी संलग्न नहीं होना चाहिए, लेकिन इस अपवाद में हमें जो ऑप्शंस बताई गई हैं बताना है कि कौन सा अपवाद नहीं है। अपवाद का क्या मतलब होता है कि आप उसमें वो चीज़ कर सकते हैं, वैसे तो इजाज़त नहीं है लेकिन कुछ एक चीज़ें होती हैं जिसमें जो आप कर सकते हैं। तो अपवाद क्या है यहाँ पे, स्टैम्प्स इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक बाहर के भुगतान के लिए आप उसमें डाक टिकट चिपका सकते हैं, तो बिल्कुल आपको इसमें छूट मिल जाती है, आप चिपका सकते हैं। गम्ड लेवल वेयरिंग नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर, एक गम्ड लेवल यानी कि गोंद लगा हुआ लेवल आप लगा सकते हैं जिसमें प्रेषक का नाम और पता होगा, जिसका साइज 5 सेंटीमीटर बाई 1.8 सेंटीमीटर होगा। सेम आप एड्रेस का भी लगा सकते हैं लेवल इसी साइज का। Another inner letter card intended for reply या फिर photographs on very thin paper and completely adherent to the card, फोटोग्राफ जो पूरी तरह से आपके कार्ड के साथ चिपका हुआ हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, सी। Another inland letter card intended for reply, तो यहाँ पे क्या होगा, another post card intended for reply। एक पोस्ट कार्ड के साथ आप इनलैंड लेटर कार्ड नहीं चिपकाएंगे, सिर्फ पोस्ट कार्ड ही चिपका सकते हैं जो रिप्लाई के लिए अभिप्रेत होगा या फिर आपने रिप्लाई के लिए उसको भेजा होगा। तो ये था हमारे पास छत्तीसगढ़ सर्कल का। तो 2020 वाले जिसने क्वेश्चन पेपर्स किए हैं ना, उसको ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे देखने को मिली होगी कि आपके लगभग 40 के करीब क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में से पूछे गए हैं। जिसने वो 20 क्वेश्चन पेपर्स कवर किए हैं उसको 2020 वाले क्वेश्चन पेपर में, 2021 वाले क्वेश्चन पेपर में 40 क्वेश्चन आराम से सही करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर वाले ज़रूर कर लें, बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके बहुत सारा सिलेबस भी कवर हो जाता है, रिवीजन आपका हो जाता है, आपको आपकी कमियों का पता चल जाता है। तो इन सभी क्वेश्चन पेपर्स को आप ज़रूर कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, पीडीएफ फाइल्स हम आपको वहाँ पे इनकी प्रोवाइड करवा देंगे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ और रेगुलर क्लासेस में आपको मिलती है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।